हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक मैथमेटिक्स क्लासेस सासाराम। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर जिसका नाम है डिटर्मिनेंट, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, सारणी। ठीक है, तो आज से हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको मालूम होगा कि जैसे लॉकडाउन हुआ था तो स्टार्टिंग में हमने मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ाया था और उस चैप्टर को हमने कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, तो इसके बाद उसके जस्ट बाद यानी उसी पे जो चैप्टर अगला डिपेंड है वो है क्या है, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट जो चैप्टर है वो टोटली डिपेंड है मैट्रिक्स पे। आपको याद होगा कि मैट्रिक्स में हम लोग डिफिनीशन से लेकर के और लास्ट में आपको ट्रांसफॉर्मेशन तक सारे के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए थे। उसमें एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन भी हो गया था और उसमें जो जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते थे उसको भी हमने आपको करा दिया था। ठीक है, तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट। लेकिन डिटर्मिनेंट पढ़ने से पहले आपको बता दें कि ये चैप्टर जो है आपको बोर्ड एग्जाम और कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे मैट्रिक और डिटर्मिनेंट मिला के आपको जेईई में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको एनडीए, एयरफोर्स, 12th एग्जाम में आप जान ही रहे हैं कि कितने क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, आपके पास सिलेबस अवेलेबल है। तो आज हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको मैट्रिक्स में ले चलते हैं कि मैट्रिक्स में वो पॉइंट जो आपको जरूरत है उसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं दिमाग में, फिर हम लोग आगे डिटर्मिनेंट पे आएंगे। क्योंकि सीधे सीधे हम लोग डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे फिर मजा नहीं आ पाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि वो पार्ट जो मैट्रिक्स में इंपॉर्टेंट है डिटर्मिनेंट के लिए उस पार्ट को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको बताए थे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, आव्यूह के प्रकार। और आव्यूह के प्रकार में आपको बहुत सारे टाइप्स पढ़ाए थे, जैसे पंक्ति आव्यूह हो गया, स्तंभ आव्यूह हो गया, आयताकार हो गया, उसके बाद आपको वर्ग आव्यूह हो गया। उसमें वर्ग आव्यूह में बहुत सारे उसमें प्रकार पढ़ाए थे, विकर्ण हो गया, आपको अदिश हो गया, ये सब चीजें। ठीक है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एक टाइप है वो है वर्ग आव्यूह। और वर्ग आव्यूह में आपको बताए थे कि वर्ग आव्यूह यानी स्क्वायर मैट्रिक एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या दोनों आपस में बराबर होती है। तो पंक्ति और स्तंभ जिसमें बराबर होता है वैसे आव्यूह को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग आव्यूह। थोड़ा सा आपको करके दिखाते हैं, ध्यान समझिए। उसमें जैसे मान लीजिए हमारे पास एक आव्यूह हो गया और इस आव्यूह ए में आव्यूह को हम लोग ऐसे लिखते थे, बड़े वाले ब्रैकेट में, छोटे वाले ब्रैकेट में भी आप लिख सकते हैं जैसे आपका मन करे, ठीक ना। तो एक आव्यूह हो गया ए जिसमें अवयव, ध्यान समझिएगा, अवयव को हम लोग लिखते थे ऐसे A11 से। आपको याद होगा तो आव्यूह में बताए थे कि अवयव को AIJ से लिखा जाता है, जिसमें ए जो होता है वो अवयव होता है और वो अवयव किस पोजीशन पे है ये बताता है आई और जे। जिसमें आई जो है पंक्ति को सूचित करता है यानी पंक्ति को रिप्रेजेंट करता है और जे जो है किसको, स्तंभ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये था पंक्ति और ये था स्तंभ। इसका मतलब कि किसी भी आव्यूह में जो अवयव था उसको दिखाने के लिए हम लोग क्या लिखते थे, AIJ। AIJ का मतलब कि जो ए एलिमेंट है वो किस पोजीशन पे है, आई पंक्ति और जे में स्तंभ पे है। समझ में आई ये बात। तो उसी तरीके से आपको उसमें बताए भी थे कि अगर ए एक आव्यूह है तो इसके जो भी अवयव होंगे उसको लिखने का तरीका होगा A11, उसके बाद क्या A12, उसके बाद क्या मिलेगा A13। A11 का मतलब समझते हैं पहले पंक्ति का पहला स्तंभ, A12 का मतलब पहले पंक्ति का दूसरा स्तंभ, A13 का मतलब पहले पंक्ति का तीसरा स्तंभ। पंक्ति और स्तंभ आपको क्लियर होगा, ये पंक्तियां होती हैं। एक अक्ष के सापेक्ष जितनी भी रेखाएं हम खींचते हैं उसको पंक्ति बोलते हैं और वाई अक्ष के सापेक्ष जो भी रेखाएं खींचते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्तंभ। तो देखिए अवयव था पहला A11, A12, A13, उसके बाद मिलेगा आपका A21, उसके बाद मिलेगा A22, उसके बाद A23। A21 का मतलब कि दूसरे पंक्ति का पहला स्तंभ, A22 का मतलब दूसरे पंक्ति का दूसरा स्तंभ। समझ में आ रही है आपको बात। उसके बाद A23 का मतलब दूसरे पंक्ति का तीसरा स्तंभ। क्लियर।
इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो A31, A32, A33 इतना करके हम स्टॉप कर देते हैं। A33 हो गया। अब इतना लिखने के बाद आपको ये बात क्लियर हो गया होगा कि हम कितने कोटि का आपको जो है आव्यूह लिखने वाले हैं ना। तो आव्यूह हम कितने कोटि का आपको लिख दिए, 3/3। इसका मतलब कि इसमें 3 पंक्ति है और 3 जो है क्या है, स्तंभ है। क्लियर? तो 3 पंक्ति और 3 स्तंभ। अब देखिए इसमें देखा जाए तो पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्या जो है क्या है, बराबर है। तो 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है, इसका मतलब कि ये कैसा आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है। कैसा आव्यूह है, ये वर्ग आव्यूह है। क्लियर? तो वर्ग आव्यूह में पंक्ति और स्तंभ की संख्या क्या होगी, बराबर। इसका मतलब कि m इक्वल टू कितना, n। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पे कराए भी थे। अब देखिए इसमें सबसे खास बात क्या है कि वर्ग आव्यूह में जो ये A11, A22, A33 जिसमें I और J की संख्या बराबर है, ये जो भी अवयव है इस अवयव को मिलाने वाली, फिर से समझिए, इसमें A11, A22, A33 में देखा जाए तो इसमें I और J दोनों की संख्या क्या है, बराबर है। इसका मतलब कि वो अवयव जिसमें I और J की संख्या क्या होगी, बराबर होगी, अगर उससे हम कोई भी एक विकर्ण खींच रहा है तो इससे जो भी हम विकर्ण खींचेंगे तो उस विकर्ण का हम नाम देते हैं क्या चीज, मुख्य विकर्ण। उस विकर्ण का हम क्या नाम देते हैं, मुख्य विकर्ण। ये होता है आपको मुख्य विकर्ण। आपको मैट्रिक्स में बहुत डीपली आपको समझाए थे, बस इसमें आपको थोड़ी थोड़ी चीजें बता देते हैं जो आपको याद हो जाएगा। तो मुख्य विकर्ण को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। प्रिंसिपल डायगोनल को ही हम लोग दूसरे नाम से लीडिंग डायगोनल भी बोलते हैं। इसको लीडिंग डायगोनल भी बोला जाता है, लीडिंग डायगोनल। समझ में आई बात? तो प्रिंसिपल डायगोनल और या तो लीडिंग डायगोनल एक ही चीज है, ठीक है। तो ये होता है मुख्य विकर्ण, और जिसमें I और J दोनों क्या होंगे, सेम सेम होंगे। इसका मतलब ये होता है A11, A22, A33 ये मुख्य विकर्ण के अवयव कहलाएंगे। और इनसे जो भी हम रेखा ऐसे खींचेंगे, यानी जो भी ऐसे विकर्ण खींचेंगे, उस विकर्ण का हम लोग क्या नाम देंगे, मुख्य विकर्ण नाम देंगे। इसमें आपको एक चीज और बताए थे कि किसी भी वर्ग आव्यूह का ट्रेस निकाल सकते हैं, ट्रेस। तो ट्रेस निकालने के लिए आपको बताए थे कि जो भी मुख्य विकर्ण का अवयव होता है A11 प्लस A22 प्लस A33, इसका मतलब कि जो भी मुख्य विकर्ण का अवयव होता है उसके अवयव को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अगर उसके अवयव को हम जोड़ देंगे तो उससे आने वाला जो भी रिजल्ट होगा उस जो है विकर्ण आव्यूह, सॉरी उस जो है वर्ग आव्यूह का क्या कहलाएगा, ट्रेस कहलाएगा। उस वर्ग आव्यूह का क्या कहलाएगा, ट्रेस कहलाएगा। समझ में आया? ये होता है वर्ग आव्यूह का फंक्शन। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे पहुंचते हैं। तो हमारा मेन टॉपिक क्या है, डिटरमिनेंट। ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उम्मीद है कि अगर आप ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक देखेंगे, तो 100% ये जो है आपको समझ में आएगा। हम 100% आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और आपको मजा वैसे ही ऑफलाइन क्लास जैसा आएगा। जैसे आपको ऑफलाइन क्लास में पढ़ने में मजा आ रहा था, वैसे ही आपको ऑनलाइन क्लास में मजा आएगा पढ़ने में। बस आप वीडियो को ध्यान से देखते जाइए और हर एक पॉइंट को नोट करते जाएंगे दिमाग में, ठीक है। दिमाग में एकदम दिमाग खोल के बैठेंगे, ये नहीं कि दिमाग में ढक्कन नहीं रखना, तो पता चला कि सब बाहर चला गया। समझ में आया? तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिटरमिनेंट। ध्यान समझिए, डिटरमिनेंट क्या होता है। देखिए डिटरमिनेंट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं सारणिक। डिटरमिनेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, सारणिक। सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन से स्टार्ट करते हैं। तो डिफिनीशन क्या कहता है इसका, डिफिनीशन कहता है कि प्रत्येक वर्ग आव्यूह को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो प्रत्येक वर्ग आव्यूह के संगत एक संख्या या पद होता है जिसे उस वर्ग आव्यूह का सारणिक कहा जाता है। इसका मतलब कि किसी भी वर्ग आव्यूह के संगत एक संख्या प्राप्त होती है या एक पद प्राप्त होता है, और उसी संख्या को या उसी पद को हम लोग क्या बोलते हैं, उस वर्ग आव्यूह का क्या बोलेंगे, सारणिक बोलेंगे। इसका मतलब सिंपल वे में आपको ऐसे समझा दें कि सारणिक जो है किसी भी वर्ग आव्यूह
से प्राप्त एक संख्या होती है या एक पद होता है। ठीक है, तो किसी भी वर्ग आव्यूह से प्राप्त जो भी एक संख्या मिलेगी, एक निश्चित संख्या मिलेगी या पद मिलेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उस वर्ग आव्यूह का सारणिक बोलेंगे। क्लियर। अब इस चीज को जो है देखिए, अब यहाँ देखिए सारणिक को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, इसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको क्या पढ़ते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या तो देखिए यहाँ डेट ऑफ ए, यहाँ देख सकते हैं ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या तो डेट ऑफ ए, या तो डेल्टा से इसे सूचित किया जाता है। इसका मतलब किसी भी वर्ग आव्यूह से प्राप्त एक संख्या को हम लोग सारणिक बोलेंगे, और सारणिक को किससे सूचित करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डेट ऑफ ए, या तो डेल्टा ऑफ ए से सूचित किया जाता है। क्लियर। तो इसका मतलब ये भी होता है, ध्यान समझिएगा कि हमने अभी क्या डिफिनेशन बताया कि जो भी सारणिक होगा वो एक वर्ग आव्यूह से प्राप्त होगा और वो कोई भी एक निश्चित संख्या होगी। क्लियर। अगर हम थोड़ी सी समय के लिए आपसे पूछे कि बताइए कि 2, 3, 4, 5 बोलिए ये सारणिक में है कि वह आव्यूह में है, तो आप क्या बोलेंगे, तो आप पढ़े हुए हैं, ऐसे साइन में लिखा था, इसको क्या बोलते हैं, आव्यूह। अगर हम आपसे पूछे कि एक आव्यूह है, ये क्या है, एक आव्यूह है, तो इस आव्यूह का मान क्या है, इस आव्यूह का मान क्या है, तो आप क्या बताएंगे, आप कुछ भी लिखेंगे, सर इसका मान कैसे निकलेगा। इसका मतलब कि आव्यूह का कोई मान नहीं होता है, आव्यूह को बस हम लोग क्या करते हैं, सजाते हैं। आव्यूह में जितने भी चीजें इसमें दिख रहे हैं, अवयव दिख रहा है, 2, 3, 4, 5 जो भी चीजें दिख रहा है, ये सजाया गया है, इसका कोई निश्चित मान नहीं है। लेकिन सारणिक का एक निश्चित मान होता है जो इसी वर्ग आव्यूह से प्राप्त किया जाता है, इसी वर्ग आव्यूह से प्राप्त किया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि जो सारणिक होता है किसी भी वर्ग आव्यूह से प्राप्त किया हुआ एक क्या होता है, निश्चित मान होता है, उसी को हम लोग सारणिक बोलते हैं। क्लियर हो गए आप लोग। अब देखिए इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डेट ऑफ ए, या तो डेल्टा से सूचित किया जाता है। अब देखिए इसमें थोड़ी सी चीजें और आगे बढ़ते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आएंगे, कुछ आपको पहले एग्जाम्पल बता देते हैं। देखिए पहले हम इसमें कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, उसके बाद जो है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, इसको भी हम लोग नोट करते चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिखाते हैं, ध्यान समझिएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है कि मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है और ए कोई मैट्रिक्स है जिसका अवयव है 2। ए एक मैट्रिक्स है, आव्यूह है, जिसका अवयव कितना है, 2 है। तो अगर ए एक आव्यूह है तो इसका अगर हमको सारणिक लिखना होगा तो इसके सारणिक को कैसे लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसे 2 शटर के बीच में डाल देंगे। शटर समझते हैं, ऐसे खड़ा डाल दो फट से, ठीक है, आ जाएगा शटर के बीच में। तो 2 शटर के बीच में इसको डाल देंगे, और जैसे 2 शटर के बीच में डालेंगे तो बताओ तो अगर ये शटर में बंद हो गया तो ये बेचारा खुश होगा क्या, ये खुश होगा, ये 2 खुश होगा क्या कि हमको घर में बंद किया है, कहेगा नहीं इसको भी शटर में बंद करो। तो इसका मतलब कि ए जो मैट्रिक्स है इसको अगर डिटर्मिनेंट में ट्रांसफर करना है आपको तो क्या करेंगे, इसको भी ऐसे शटर वाले में बंद कर देंगे। इसका मतलब कि सारणिक को हमेशा 2 खड़ी लाइन के बीच में लिखा जाता है। जैसे आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको सूचित करने वाले में दिखाए थे, बताए भी थे। उसी तरह से एक और एग्जांपल देते हैं हम आपके लिए। तो देखिए दूसरा एग्जांपल मान लीजिए बी एक आव्यूह हो गया जिसका अवयव, देखिए यहाँ पे ध्यान समझिए, जिसका अवयव जो है क्या है, इस तरह से दिया हुआ है, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया। अगर इसका सारणिक लिखना होगा तो इसको ऐसे लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसी को हम दूसरे तरीका से लिखते हैं आपको, देखिए इसी को दूसरे तरीका से लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा, डेट, DET, डेट ऑफ ए। डेट ऑफ ए का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हाँ, डेट को लेके नहीं जाना, डेट ऑफ ए का मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ध्यान समझ में आ रही है बात। तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, यहाँ पे इस तरह से 2 शटर के बीच में इसको डालेंगे। अब बोलिए इसका अवयव कौन कौन है, 3, 5, 4 और 2, यही है। तो ए और बी है, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, देखिए यहाँ पे बी था तो इसका नाम बी दे देंगे, ठीक है। डेट पे जाने के चक्कर में ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ देंगे, इसको लेके जाएंगे ना, बी है तो बी को लेके जाएंगे।
चलिए एक और एग्जांपल आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, ध्यान समझिएगा। सी एक आव्यूह लेते हैं जिसका अवयव 3 है, 4 है, लड्डू है, ठीक है, और यहाँ पे बर्फी लिख दे, नहीं 7 लिखता है, ठीक है, वैसे ही बर्फी जैसा लग रहा है। ये हो जाएगा 4, यहाँ पे 3, यहाँ 1, यहाँ 5, यहाँ 2, इस तरह से दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका अगर डिटर्मिनेंट हम लिखना चाहें तो डिटर्मिनेंट ऑफ सी क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ सी, है ना, मिर्चा खाने के बाद सी का ही आवाज आता है नहीं मुंह से। तो डिटर्मिनेंट ऑफ सी बराबर कितना होगा, देखिए इसको ऐसे लिखने की हम कोशिश करेंगे, ध्यान समझिए। तो यहाँ पे इस तरह से आएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3, उसके बाद क्या होगा 4, उसके बाद क्या होगा 0, उसके बाद क्या होगा 7, उसके बाद 4, उसके बाद 3, और उसके बाद लास्ट में क्या होगा 152, 152। थोड़ा सा इसको हम ऊपर लिखने की कोशिश करते हैं, 152 यही होगा। तो इस तरह से हम लोग डिटर्मिनेंट को लिखेंगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि सर क्या ये डिटर्मिनेंट जो हम लिखे हैं क्या यही इसका मान हो गया, यही इसका आंसर हो गया? तो ऐसा नहीं है। आपको एक एक कोटि का, जैसे मान लीजिए देखिए ये 1/1 का था, ये क्या था 2/2 का, ये क्या था 3/3 का। तो इसका मतलब कि अलग अलग कोटि का अगर आपको आव्यूह दिया हुआ है, वर्ग आव्यूह, तो उसका जब हम सारणिक निकालेंगे तो उसका जो निश्चित मान निकलेगा वो भी अलग अलग तरीके से निकलेगा। ये तो हम केवल आपको दिखा रहे हैं कि इसको कैसे लिखा जाएगा, ये लिखने का तरीका है। देखिए सबका मान हम अलग अलग तरीके से आपको सिखाएंगे कि एक कोटि का अगर वर्ग आव्यूह है तो इसका सारणिक का मान क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, और बी को यानी 2 कोटि का रहेगा तो उसका जो है सारणिक का मान कैसे निकालेंगे, 3 कोटि का रहेगा तो उससे सारणिक का मान कैसे निकालेंगे। तो आपको बता दें कि ये ए अगर आव्यूह होता है तो इसका अवयव ये होता है। उसी तरीके से अगर बी एक आव्यूह है तो उसका अवयव 3, 5, 4, 2 आव्यूह पढ़ाए थे आपको। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सारणिक में अवयव कौन होते हैं तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी डिटर्मिनेंट ऑफ बी यानी बी का सारणिक जो भी है, मतलब बी जो भी सारणिक में दिया होगा उसका अवयव कौन कौन होगा 3, 5, 4 और 2। तो आप याद रखेंगे कि जो भी अवयव होता है वो 2 शटर के बीच में लिखा रहता है और उसी को हम लोग अवयव का नाम देते हैं। यानी बी का जो अवयव होगा 3, 5, 4 और 2 होगा। सी डिटर्मिनेंट का जो अवयव होगा 3, 4, 0, 7, 4, 3 और 1, 5, 2 होगा। समझ में आया? तो इतने चीजों से हमको क्या क्या चीजें क्लियर हुई, उस चीज को हम लोग नोट के माध्यम से देख लेते हैं। तो देखिए नोट नंबर 1 आप नोट करते चलेंगे ये सब एग्जाम्पल। पहले आप डिफिनीशन लिख लेंगे, फिर एग्जाम्पल लगा लेंगे और उसके बाद अब नोट नंबर 1 में चलते हैं। जो चीजें हमने इसमें सीखा उसी चीज को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हम लोग स्टार्टिंग से क्या सीख रहे हैं, स्टार्टिंग से ही सीख रहे हैं कि हमेशा जो सारणिक होगा कैसे आव्यूह का परिभाषित होगा, वर्ग आव्यूह का। तो देखिए पहला पॉइंट लिखे हैं कि सारणिक केवल वर्ग आव्यूह का ही परिभाषित होता है। ये सब जितने भी पॉइंट्स आपको दिखवा रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में काम करेंगे। समझ में आई? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी आएगा इन्हीं सभी पॉइंट्स पे मैक्सिमम पूछे जाते हैं। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव क्या बना कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड एग्जाम में कि सारणिक कैसे आव्यूह का परिभाषित होता है, तो आप क्या आंसर देंगे, वर्ग आव्यूह। सारणिक केवल वर्ग आव्यूह का ही परिभाषित होता है। समझ में आई बात? पॉइंट नंबर 2। अब देखिए कोई कोई लोग क्या करते हैं कि अगर ऐसे सारणिक लिखा हुआ है, ध्यान समझिए, अगर ऐसे में कहीं सारणिक लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए तो इसको मॉड पढ़ देते हैं। क्या पढ़ देते हैं? मॉड, यानी मॉड ऑफ ए। आपको 11th क्लास में पढ़ाए थे मॉड ऑफ एक्स, याद है? तो इसको आप मॉड नहीं पढ़ेंगे, इसी ध्यान देंगे। इसको आप जैसा क्या पढ़ेंगे, सारणिक, यानी ए का सारणिक। इसीलिए आपको यहाँ पे लिख दिया ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो, नहीं तो हड़बड़ में नाक में खा लेते हैं। समझ में आई बात? तो इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए को आप लोग ध्यान देंगे, नाक में नहीं खाना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए को ए का मापांक नहीं पढ़ा जाता है। देखिए लिख दिया है, इसे ए का क्या पढ़ा जाता है, सारणिक। इसे ए का क्या पढ़ा जाएगा, सारणिक पढ़ा जाएगा। समझ में आई बात? 2 पॉइंट क्लियर हो गया। इसका मतलब कि सारणिक हमेशा वर्ग आव्यूह का परिभाषित होगा। ऐसे अगर 2 शटर के बीच में ए आव्यूह लिखा हुआ है तो इसको कभी भी आप ए का मापांक नहीं पढ़ेंगे, इसको आप क्या पढ़ेंगे, ए का सारणिक पढ़ेंगे।
चलिए पॉइंट नंबर 3 देखिए, एन कोटि के सारणिक में अवयवों की संख्या n स्क्वायर होती है। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। एन कोटि का अगर आपके पास कोई वर्ग अवयव है तो उसमें जितने भी अवयव होंगे उनकी संख्या किसके बराबर होगी? n स्क्वायर के बराबर होगी। जैसे यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, देखिए ये एक वर्ग अवयव है तो इसका सारणिक ये है, ठीक है। a के सारणिक में कितने अवयव हैं? 1। तो आप देख सकते हैं कि इसकी कोटि कितनी है? 1/1, मतलब एक कोटि की सारणिक है, ठीक है। तो अगर एक कोटि की सारणिक है तो n का मान कितना हो गया? 1। n का मान कितना हो गया? 1। तो अगर हम इसके अवयव की संख्या निकालेंगे तो संख्या निकालने का फार्मूला क्या होता है? n स्क्वायर। कितना होता है? n स्क्वायर। तो n के जगह पे क्या रखेंगे? 1। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। देखिए एक अवयव है कि नहीं? क्लियर। देखिए दूसरे वाले एग्जाम्पल से भी आप समझने की कोशिश करेंगे। बोलिए b एक अवयव है तो इसका डिटर्मिनेंट ऐसे लिखा गया है, इसके अवयव 3, 5, 4, 2 है। तो अगर आपसे पूछे कि b में आने वाले अवयव की संख्या कितनी है तो आप सीधा सीधा इसकी कोटि देखेंगे। इसकी कोटि कितने बाई कितने की है? 2/2। इसका मतलब कि 2 कोटि का। कितने कोटि का है ये? 2 कोटि का है। 2 कोटि का मतलब n का मान कितना हो गया? 2। 2 कोटि का अगर सारणिक है तो n का मान कितना हो गया? 2। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, इस चीज को हम आपको क्लियर कराते हैं। इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। अब इसका काम नहीं है, यहीं पे आप समझिए, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। यहां देखिए ये b था, b एक अवयव है तो b में ध्यान समझिएगा n बराबर कितना हो गया? 2। यानी कितने कोटि का वर्ग अवयव है? 2 कोटि का। इसका मतलब ये सारणिक भी कितने कोटि का है? 2 कोटि का। तो अगर 2 कोटि का सारणिक है तो n का मान कितना हो गया? 2। तो इसमें आने वाले अवयवों की संख्या कितनी हो गई? फार्मूला क्या बताए थे? n स्क्वायर। क्या बताए थे? n स्क्वायर। तो n स्क्वायर का मतलब कि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। देखिए 4 अवयव है कि नहीं? 1, 2, 3 और 4 अवयव है। अब इसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें देखिए, इसमें अगर c है, ऐसे तो आप गिन भी सकते हैं, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आएगा वो अभी इसके बाद बताने वाले हैं हम, ठीक है। तो आप ध्यान से समझते जाइए। c अगर एक सारणिक है तो c में आने वाले अवयवों की संख्या कितनी होगी? सबसे पहले हम क्या करेंगे? कोटि देखेंगे। बोलिए c जो सारणिक है कितने कोटि के है? 3 कोटि के। कितने कोटि के है? 3 कोटि के। तो n का मान कितना हो जाएगा? 3। n का मान कितना होगा? 3। यहां समझिए n का मान कितना हो जाएगा? 3। तो इसमें पदों की इसमें जो है अवयवों की संख्या कितनी होगी? n स्क्वायर। फार्मूला ये होता है। तो n स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। देखिए 9 एलिमेंट है कि नहीं? 3, 3, 6, 3, 9। समझ में आई बात? तो आप इसको कॉपी कर लें। तो पॉइंट नंबर 3 क्लियर हो गया। 3 के बाद पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 हम लोग स्टार्टिंग से ही देखते आ रहे हैं, उसका जो मान होता है वो निश्चित होता है। सारणिक का मान हमेशा क्या होता है? निश्चित होता है। और जबकि अवयव का कोई भी मान निश्चित नहीं होता। ये चीज हमेशा याद रखें। कोई पूछ सकता है कि सारणिक और अवयव में क्या अंतर होता है, तो आप बताएंगे कि सारणिक का मान निश्चित होता है लेकिन अवयव का मान निश्चित नहीं होता है। तो इतना आप समझ गए। तो हम लोग बेसिक डेफिनेशन समझ लिए और उस पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसको हम लोग देख लिए, ठीक है। तो इतना आप कॉपी कर लें और कॉपी करने के बाद अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि कोई भी अगर हमको जो है सारणिक दिया रहेगा तो उससे निश्चित मान कैसे निकालेंगे। इसका मतलब इस सारणिक का विस्तार पढ़ने वाले हैं। तो अलग अलग कोटि के सारणिक का विस्तार हम अलग अलग तरीके से कर करके और आपको एक निश्चित मान वहां से निकालने के लिए बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको इस पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आएगा बोर्ड एग्जाम में उसको हम दिखाते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको आप कॉपी कर लीजिएगा, ध्यान से समझिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आता है। अगर आप नहीं जानते रहेंगे तो फिर जो है भूल जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें जो भी पूछा जाता है वो इस तरह से होता है। आप लोग कॉपी और पेन ले करके बैठिए, नोट्स करते जाइए और जो क्वेश्चन हम आपको बोलते जाएंगे उसको आप नोट करते जाएंगे अपने अपने कॉपी में। समझ में आई बात? जो भी क्वेश्चन आपको बोलेंगे उसको अपने कॉपी में आप नोट करते चलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन पूछता है कि
एन कोटि के वर्ग आव्यूह, ठीक है, भींग गया, इसको हम थोड़ा सा सुखा देते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि एन कोटि के वर्ग आव्यूह में, एन कोटि के वर्ग आव्यूह में अवयवों की संख्या होती है, अवयवों की संख्या होती है। अब देखिए पहला इसमें ऑप्शन कैसा रहेगा, पहला ऑप्शन रहेगा n/2, हुआ काम गड़बड़, पहले बेचारा लेके बैठेगा नीचे। दूसरा ऑप्शन रहेगा n² - 1, तीसरा ऑप्शन रहेगा n² + 2, और चौथा ऑप्शन रहेगा लास्ट में नन ऑफ दिस। लो, हुआ काम गड़बड़, मेरा तो जानते हैं लास्ट में एक नन ऑफ दिस रहता है, ठीक ना। तो आप यहाँ पे ध्यान से समझेंगे कि नन ऑफ दिस हम दे दिए हैं, लेकिन यहाँ हटा देते हैं, बस आपको डरवाने के लिए नन ऑफ दिस लिख दिए थे। यहाँ पे देखिए n², ऐसा हो गया। तो अब तो इसमें तो आप गिन नहीं सकते हैं कि ये डिटर्मिनेंट है। सर ये डिटर्मिनेंट है, इसका अवयव 2, 5, 4, 3 है, गिन के नहीं बता देंगे कि 1, 2, 3, 4 हो गया, लीजिए आंसर। तो ऐसा नहीं करना आपको क्वेश्चन ऐसे दिया रहता है, और ऐसे जब क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप कंफ्यूजन होंगे, ठीक है। तो इसलिए याद रखेंगे कि n कोटि के वर्ग आव्यूह में अवयवों की संख्या कितनी होती है, n/2, n² - 1, n² + 2, या तो n²। कौन सा? तो आंसर आपका क्या होगा, आंसर 4 होगा, 4 ऑप्शन होगा, यानी n² के बराबर होगा। समझ में आई बात? तो चलिए अब इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो जितने भी हम आपको सारणी बताए उसका विस्तार करते हैं, और उसका विस्तार करके हम बताएंगे कि उसको